Hello friends, this is Dimple Titra and you are welcome in new episode of स्वीकृति। तो चलिए आइए आज के एपिसोड की तरफ चलते हैं। स्वीकृति, कहानी आत्मग्लानि की, पार्ट 14। घर वापस लौटते हुए मैंने गाड़ी सड़क के एक और खड़ी की और क्रिस्टीना को फोन मिलाया। हेलो क्रिस्टी, ये क्या हरकत थी? आज तुमने मेरे घर के लैंडलाइन पर फोन क्यों किया? अगर कोई बात करनी थी तो मेरे सेल पर करती, मेरे घर पर फोन मिलाने की क्या जरूरत थी? मैंने अपने अंदर के गुस्से के उबाल को शांत रखते हुए कहा। मैंने तुम्हारे सेल पर भी कई बार कोशिश की मगर कभी फोन मिलता ही नहीं, तो आज मजबूरी में घर के लैंडलाइन पर कर दिया, उसने बड़े बेचारेपन से कहा। क्रिस्टी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया? और आजकल तुम जो कर रहे हो वो अच्छा है। विकी, तुम खुद तो मुझे कभी याद नहीं करते। जब गए थे तब फिर भी फोन कर लिया करते थे, मगर अब तो पता नहीं कब से तुम्हारी कॉल भी नहीं आई। जो भी है, क्या ये तुम्हारा फर्ज नहीं कि तुम मेरे हाल चाल लो? अब भी खुद को देखो। तुमने अब भी फोन शुरू होने पर एक बार भी ये नहीं कहा कि क्रिस्टीना तुम कैसी हो। विकी, तुम तो वहां जाकर बहुत बदल गए हो, वो अपना गुबार निकालती हुई बोली। कुछ हद तक उसकी शिकायतें जायज थी, पर उस समय मुझे उसका जायज तर्क भी कहाँ समझ आने वाला था, क्योंकि मैं तो शुरू से ही बेपरवाह था और अपनी नई रंगीन जिंदगी में व्यस्त भी। देखो क्रिस्टीना, तुमने मेरे घर के लैंडलाइन पर फोन किया, कोई बात नहीं, मगर तुम्हें गुड़िया को वो सब नहीं बताना चाहिए था। मैं क्या करती? तुम इतने दिनों से मुझसे बात ही कहाँ कर रहे हो? जब भी मैं तुम्हारे सेल पर फोन करती हूँ तुम फोन ही नहीं उठाते। तुम्हारे बिना मैं यहाँ कितनी परेशान हो गई हूँ तुम्हें कैसे बताऊं। अब प्लीज तुम मुझे बस एक बात का जवाब दे दो कि तुम वापस कब आ रहे हो? 1 महीने का बोलकर गए थे और अब महीनों बीत गए हैं, अभी तक तुम्हारा कुछ अता पता नहीं। मैं उसकी बात को बीच में ही काट कर बोला। देखो क्रिस्टीना, बात सीधी सी है, वो ये कि मेरा वापस आना मुश्किल है। पर क्यों? वो हैरानी में लगभग चीख कर बोली। वो इसलिए क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं वापस जाऊं। अपने बुढ़ापे में वो मुझे अपने पास चाहते हैं। मैंने उन्हें काफी समझाया है मगर वो मानते ही नहीं, इसलिए मैंने भी मन बना लिया है कि मैं अब कभी भी कनाडा वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं अपने माँ पापा को दुखी नहीं कर सकता। मैंने ये सब इस तरह बेचारेपन और बेबसी के साथ कहा कि उसे मेरी लाचारगी पर यकीन आ जाए। नहीं विक्की नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे यूं अचानक नहीं छोड़ सकते। तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं कैसे जीऊंगी? वो रुआसी होकर बोली। क्रिस्टीना, मुझे लगता है तुम ज्यादा ही भावुक हो रही हो। वो मेरी बात बीच में ही काट कर बोली। तुम कहो तो मैं इंडिया आ जाती हूँ, फिर हम वहीं साथ रह लेंगे। अरे यार, यहाँ ऐसा नहीं होता। शादी के बिना साथ नहीं रह सकते। तो इसमें दिक्कत क्या है? हम शादी कर लेंगे ना। वो बड़ी बेबसी के साथ रोते हुए बोली। मुझे उसकी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। कल तक की बेपरवाह मस्तमौला लड़की जिसने कभी रिश्तों के नाम की परवाह तक नहीं की थी, वो आज भावनाओं के समुद्र में बहती हुई इस कदर बेबस हो चुकी थी कि खुद आगे बढ़कर शादी जैसे बंधन में अपनी मायूसी का इलाज ढूंढने लगी थी। मुझे उसके इतने ज्यादा भावनात्मक होने से घबराहट हुई, तो मैंने तसल्ली से उसको समझाना ही ठीक समझा। देखो क्रिस्टीना, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने कभी भी तुमसे पूरी जिंदगी इस रिश्ते को निभाने की कोई बात नहीं की थी, और ना ही मैंने कभी कोई शादी का वादा किया था। मेरा इरादा अपने विचारों को समझ बूझ कर सही तरीके से उस तक पहुंचाने का था। मुझे पता है, पर अब मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी को सोच पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। उसकी आवाज अब भी कपकपा रही थी। यार देखो, तुम मेरे साथ अपनी मर्जी से थी। मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। हम दोनों का रिश्ता हमारे बीच पहले से ही साफ था, तो अब ये प्यार मोहब्बत वाली बातें कहाँ से आ गई? मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? तुम तो मेरा स्वभाव जानती हो। हाँ, सब जानती हूँ, पर वो मेरे साथ बिताई हुई हर रात जब तुम 10-10 बार मुझे आई लव यू कहते थे, उनका क्या? तब तुम मुझे यही तो जताते थे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। और ये कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। क्रिस्टी, कैसी बचकानी बातें कर रही हो? उस समय तो आदमी मस्ती में कुछ भी बोल देता है, पर क्या तुम एक भी ऐसा दिन याद करके बता सकती हो
जब मैंने उन नशीली रातों के अलावा कभी तुमसे प्यार होने का दावा करा हो? माने दिन की रोशनी में जब मैं पूरे होश हवासों में गंभीर बैठा हुआ होता था। मैंने उसकी सोच को गलत ठहराने की पूरी कोशिश की। काफी देर तक प्यार से समझाने के बावजूद जब वो अपनी नई जन्मी मोहब्बत के वास्ते मुझे देती रही तो मुझे एहसास हुआ कि अब सख्ती से बोलकर बुरा बनकर अपनी जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। पर विकी वो कुछ बोलने ही लगी थी, पर मैंने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, देखो क्रिस्टीना, अब तुम मुझे ऐसे एहसास मत करवाओ जैसे कि तुम जबरदस्ती मुझसे चिपक रही हो, जबकि हम दोनों के बीच सब कुछ पहले से तय था। तो बेहतर होगा तुम मुझे आज के बाद कभी फोन मत करना, और भूले से मेरे घर के लैंडलाइन पर तो कभी भी नहीं। मेरी यह बात सुनकर उसको बुरा लगना तो लाजमी था, सो उसने अपनी आवाज थोड़ी कड़क की और बोली, विकी, तुम बहुत मतलबी इंसान हो। अब जब तुम मुझे फोन करने से ही रोक रहे हो तो इसी से आज तुम्हारी नीयत समझ आ जाती है। इसलिए मैं अब तुम्हें फोन करना तो दूर, खुद अब तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहूंगी। बेहतर है। मैंने इस शब्द के साथ फौरन फोन काट दिया। मैंने उस वक्त क्रिस्टीना से हुई बातचीत का दिल पर बिल्कुल भी बोझ नहीं लिया और घर पहुंच गया। पता नहीं क्यों मुझे कुछ बुरा ही नहीं लगा, बल्कि मैं तो खुद को हल्का और आजाद महसूस कर रहा था। रात को बिस्तर पर लेटकर भी मुझे क्रिस्टीना की कोई बात याद नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं तो बस अंजलि के ख्यालों में खोया रहा और अपनी उस दिन की मुलाकात को बार बार याद करता और मुस्कुराता। अपने बिस्तर पर लेटे लेटे जब मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मुझे बीच रात में अपने पापा के खांसने की आवाजें आने लगी। मैं फौरन उठकर उन्हें देखने गया। पानी लाकर दूं? मैंने उनके पास खड़े होकर कहा। हाँ, उन्होंने खांसते हुए ही जवाब दिया। मैंने उन्हें पानी पिलाया और उनकी पीठ सहलाई। करीब 15-20 मिनट बाद जब उनकी आंख लग गई तो मैं उठकर चला आया। उनकी हालत देखकर उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि वाकई अब इनको मेरी जरूरत है। दूसरी तरफ आज अंजलि ने भी रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। तब मैंने मन में यही फैसला किया कि अब मैं कनाडा जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दूंगा, क्योंकि अगर मेरी गैर मौजूदगी में मेरे पापा को दोबारा कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। अगली सुबह मैं जल्दी उठा। माँ, सुबह 10:15 बजे मैं अपने ड्राइंग रूम से चिल्लाया। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहा है? वो एक तौलिए से अपने हाथ पोंछती हुई कमरे में दाखिल हुई। क्या चाहिए? माँ, मुझे जल्दी से नाश्ता दो, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। काम? तुझे क्या काम पड़ गया? वो उलझकर बोली। अरे किसी प्रॉपर्टी डीलर से मिलने जाना है, शोरूम के लिए जगह तलाश करनी है। मैंने शर्ट का कॉलर सेट करते हुए कहा। क्या बोले जा रहा है, ठीक से तो बता। अरे अपना फर्नीचर शोरूम खोलूंगा। शोरूम खोलेगा? माँ ने हैरानी में आवाज ऊंची करते हुए कहा। इसका मतलब तूने कनाडा जाने का विचार छोड़ दिया है? मेरी माँ बड़ी तसल्ली से बोली। हाँ। ओ विक्की, मुझे पता था तू हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो खुश होती हुई बोली। ठीक है, मगर अब मुझे कुछ खाने को तो दे दो। मैंने हड़बड़ी में जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक करते हुए कहा। 11:30 बजे मैं एक नामी प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुंचा। दुकान के बोर्ड पर लिखा था सहानी प्रॉपर्टीज। मैं एक बड़े से शीशे के दरवाजे को अंदर धकेलते हुए दुकान में दाखिल हुआ। सामने कुर्सी पर एक 45-50 साल का गोरा चिट्टा आदमी बैठा था। उसका पूरा लिबास ऊपर से नीचे तक सफेद था। सफेद कुर्ता, सफेद पजामा और जूते भी सफेद। बाल इतने ज्यादा काले थे कि मेरी आंखों के आगे 1-2 बाल रंगने की डाई का विज्ञापन नाचने लगा। मूंछों में ताब इतने भयानक कि गली के बच्चे तो जरूर डर जाते होंगे। जनाब की तोंद भी उम्र के हिसाब से काफी बाहर थी। हेलो सर, अभी मैंने ही आपको फोन किया था। आपसे बात हुई थी ना शोरूम के बारे में? मैंने रुमाल से अपना पसीना पोंछते हुए उसके सामने खड़े होकर कहा। जी, बैठिए सर, आपका शुभ नाम? उसने अपनी सामने पड़ी कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। विक्रांत राठी, मैंने गले की खराश हटाते हुए कहा और कुर्सी पर बैठ गया। बढ़िया है, तो बताइए सर, आपको कितना बड़ा एरिया चाहिए? देखिए, जैसा कि मैंने आपको फोन पर भी बताया था कि मैं फर्नीचर स्टोर खोलना चाहता हूँ, तो जाहिर है मुझे एरिया भी बड़ा ही चाहिए। वैसे मेरे पास 1-2 जगह है जिन्हें मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर आप कहे तो दिखा दूं?
उसके बाद मैं उस प्रॉपर्टी डीलर के साथ 2-3 घंटे सड़कों पर भटकता रहा। उसने मुझे करीब 4 से 5 बिल्डिंग में जगह दिखाई भी, पर मुझे कोई भी पसंद ना आई। आखिर में मैं थककर घर लौट आया। बहुत दिनों के बाद मैं किसी काम से इतनी देर घर से बाहर था। धूप भी बहुत थी और गर्मी भी, जिस कारण मुझे बहुत थकावट हो गई, तो मैं आकर कुछ देर सो गया। करीब शाम 7:30 बजे जब मैं अपनी शाम की चाय पी रहा था, तो उसी वक्त मेरे सेल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। जैसे ही मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ अंजलि थी। हेलो विकी, तुम घर पर ही हो? अरे तुम? मैं फौरन अपना चाय का कप लेकर बाहर बालकनी में आ गया। मेरी माँ टेढ़ी नजरों से ये सब बड़े ध्यान से देख रही थी। तुम किसके नंबर से बात कर रही हो? मैंने पूछा। एसटीडी बूथ का नंबर है, यही हमारे सुपरमार्केट का। पर तुम एसटीडी बूथ से फोन क्यों कर रही हो? क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं, तुमसे रोज दोपहर में बात करने की आदत सी पड़ गई है, तो बस मेरा मन हुआ कि तुमसे बात करूं, इसलिए कामनी को लेकर फोन करने चली आई। यह बात सुनकर मेरे दिल को काफी खुशी हुई, क्योंकि इतने महीनों में ऐसा पहली बार हुआ था जब उसने आगे से आकर मुझसे बात की हो। ठीक है, मगर एसटीडी बूथ क्यों आई हो? कामिनी के फोन से ही कॉल कर लेती। वो दरअसल कामिनी के फोन में क्रेडिट नहीं था, इसलिए। अच्छा, अभी तुम वैसे घर से कितनी देर और बाहर हो? ऐसा तो कुछ सोचा नहीं। क्यों? देखो, इस वक्त 8 बजने वाले हैं, तो क्या तुम 9 बजे तक घर के बाहर रुकी रह सकती हो? पर क्यों? पहले हाँ या ना में जवाब दो, फिर बताऊंगा। हाँ, रुक जाऊंगी। चलो ठीक है, यह कहकर मैंने फोन काट दिया। मैंने फौरन अपनी अधूरी पी हुई चाय का कप मेज पर रखा और कपड़े पहनकर अपनी बाइक उठाकर उसकी कॉलोनी के लिए निकल पड़ा। उस दिन बाइक मैंने अच्छी खासी स्पीड पर चलाई थी, ताकि जल्दी से जल्दी पहुंच सकूं। पहुंचने के बाद मैंने फौरन रॉबिन को उसके घर से लिया और हम दोनों फिर उन भूतिया फ्लैट्स के पास पहुंच गए। रास्ते में ही मैंने कामनी को फोन करके अंजलि को वहीं लाने के लिए कह दिया था। उस दिन भी रॉबिन कामनी को कुछ खाने पीने का बहाना लगाकर दूर ले गया और हम दोनों फिर एक बार उन भूतिया फ्लैट्स के बीच अकेले खड़े थे। उनके जाने के बाद मैंने थोड़ा राहत की सांस ली, क्योंकि हम दोनों के बीच अब और कोई नहीं था। मैंने अंजलि का हाथ पकड़ा और उसी दीवार के पास ले गया। विक्की, तुम क्या कर रहे हो? उसने फुसफुसाती आवाज में कहा। उसके कहते ही मैंने अपनी तर्जनी उसके होठों पर रखकर उसे चुप कर दिया। अंजलि, तुमने मुझे हाँ तो कर दी है, मगर इस हाँ में मैं संतोष नहीं कर पा रहा। तुम्हें मुझसे मोहब्बत का इजहार ठीक से करना होगा। मैं हंसकर बोला। ठीक से मतलब? वो उलझकर बोली। जैसे मैं तुमसे कह रहा हूं आई लव यू, तो मुझे आई लव यू का जवाब आई लव यू में ही चाहिए। मैंने छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए कहा। यह सुनकर वो मुस्कुरा दी और इधर उधर देखने लगी। इस तरह नजरें चुनाने का कोई फायदा नहीं। अब जब मोहब्बत का इकरार कर ही दिया है, तो ठीक से इजहार करने में क्या बुराई है? तभी मैं अपना मुंह उसके कान के पास ले गया और धीरे से बोला, आई लव यू। अगले ही पल मेरी गर्दन के पास से भी एक मीठी दबी हुई आवाज आ गई, आई लव यू टू विकी। उसके मुंह से ये 3 शब्द सुनकर जैसे मेरी आत्मा तृप्त सी हो गई हो। अंजलि, आज तुमने मेरा दिन बना दिया, मैंने उसका हाथ चूम कर कहा। मेरे इस चुम्बन के साथ वो थोड़ी झिझक गई।